हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेट लेजिस्लेचर। ये वेरियस लेक्चर्स वेरियस एपिसोड्स में होगा ये इस टॉपिक पे वीडियोस लेक्चर्स, क्योंकि एक ही एपिसोड में स्टेट लेजिस्लेचर को लेके पूरा प्रोविजन बता देना विद रिलेवेंट केस लॉ पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं इस टॉपिक पे अलग अलग दैट मींस पार्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा और आपको हर एक आर्टिकल से जुड़ा हुआ जो रिलेवेंट केस लॉ होगा वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि केस लॉ बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है जुडिशियल एग्जाम में तो आपको केस लॉ आना आवश्यक है। आपको केस लॉ याद होना चाहिए, जितना आप याद कर पाओ। हम लोग आज इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे मूलतः गवर्नर के बारे में, क्योंकि जब आप स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ोगे तो देखो स्टेट लेजिस्लेचर 3 अंगों को मिलकर बनता है। पहला होता है गवर्नर, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और तीसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। हर राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल हर राज्य में नहीं होता है। कुछ राज्य ही हैं जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे आप बिहार को ले लो, आप तेलंगाना को ले लो, आप महाराष्ट्र को ले लो, आप कर्नाटका को ले लो, आप तमिलनाडु को ले लो, आप उत्तर प्रदेश को ले लो। इन सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अदरवाइज सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अभी रिसेंटली 2019 संशोधन के पहले तक जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो उस राज्य को लेके जो विधानमंडल थी उस विधानमंडल में 2 हाउस थे, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया तो वहां पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको भंग कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या किसी भी राज्य में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है उस राज्य के विधानमंडल में, तो क्या उस विधानमंडल में लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया जा सकता है? या फिर दूसरा मामला कि अगर किसी राज्य के विधानमंडल में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो क्या उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म किया जा सकता है? तो इसको लेके जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल 169 में। 169 कहता है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब अगर जिस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है उस राज्य में स्थापित किया जा सकता है, और जिस राज्य में है उस राज्य से लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाया भी जा सकता है, और ये होगा पार्लियामेंट के द्वारा। और पार्लियामेंट क्या करेगी, कैसे करेगी? तो बाय लॉ। तो ये जो जानकारी है ये मिलता है आपको आर्टिकल 169 से। मैं आपको लेजिस्लेटिव असेंबली से जुड़ा हुआ हर एक आर्टिकल और उस आर्टिकल से जुड़ा हुआ हर एक रिलेवेंट केस लॉ भी बताऊंगा, और साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल से जुड़ा हुआ हर एक प्रोविजन और हर एक उस प्रोविजन से जुड़ा हुआ रिलेवेंट केस लॉ भी बताऊंगा। मूलतः अगर देखोगे इस पार्ट को लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का, तो इसको लेके आपको देखना है आर्टिकल 168 से 212 तक। एक भी आर्टिकल नहीं छूटेगा। आप लेक्चर दैट मींस इस सीरीज, ये जो सीरीज है लेक्चर्स का स्टेट लेजिस्लेचर्स को लेके, आप इस लेक्चर्स के साथ अंत तक बने रहना, और आज के वीडियो के साथ भी आप अंत तक बने रहो। आपका जो प्रोविजन है गवर्नर को लेके वो सिंपल लैंग्वेज सरल भाषा में पूरा समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा, और आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा बात। आप बातों को आप भूल भी नहीं पाओगे चाह के भी। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो तो आपसे अब आप वीडियो को पूरा देखो। दूसरा बात कि आप अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन का बेरक रखो और साथ ही साथ नोटबुक भी रख लो, क्योंकि जो भी मैं आपको बोलूंगा आप उसे उस वक्त ही राइट डाउन कर लो। अगर आप कॉन्शियस हो अपने पढ़ाई को लेके, आप चाहते हो कि सेल्फ स्टडी के दम पे आप जुडिशरी क्रैक करो, तो आप ऐसा जरूर करो। तो आते हैं, बात करते हैं मुद्दे पे। हम लोग आज डिस्कस करेंगे गवर्नर को लेके जो प्रोविजंस दिए गए हैं संविधान पे उस पे। तो गवर्नर को लेके जनरली जो प्रोविजंस हैं वो है आर्टिकल 152 से 162 तक। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा स्टेट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो कहां से कहां तक है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव से जो रिलेटेड प्रोविजंस है वो है 152 से 167 तक। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो प्रोविजंस है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो एडवोकेट जनरल होते हैं, जिन सभी को स्टेट एग्जीक्यूटिव के कैटेगरी में ही रखा गया है।
लेकिन गवर्नर के लिए जो प्रोविजन है वो 152 से 162 तक। तो देखते हैं क्या कहता है 152 आर्टिकल। तो आर्टिकल 152 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 152 में बताया गया है कि जो राज्य है उसका क्या मतलब। तो साफ तौर पे जो पार्ट 6 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका संबंध स्टेट से रिलेटेड प्रोविजन से है, दैट मीन स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जुडिशियरी, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव पे है। तो 152 कहता है कि राज्य का मतलब सभी राज्य भारत के अंतर्गत जो भी हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। लेकिन अब यहां पे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि क्या जो 2019 में संविधान संशोधन हुआ और आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, तो क्या अब हम 152 के तहत जम्मू कश्मीर को भी एक राज्य के तौर पे देखेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टेटहुड जो था, जो कॉन्सेप्ट स्टेटहुड का था जम्मू कश्मीर को लेके, वो 2019 संविधान संशोधन तक था। जो राज्य का दर्जा मिला था जम्मू कश्मीर को, वो राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है। अब जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश को लेके जो दैट मींस यूनियन टेरिटरीज को लेके जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, उसके लिए आपको देखना होगा पार्ट 8। तो यहां पे इस संशोधन 2019 संशोधन के बावजूद भी 152 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर का कोई रिलेवेंस नहीं है। तो 152 में क्या कहता है, दैट स्टेट डज नॉट इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। इस बात को आप ध्यान देना। आगे बढ़िए, बात करते हैं आर्टिकल 153 का। आर्टिकल 153 में बताया गया है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर अ स्टेट। प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर नियुक्त होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक गवर्नर नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। तो जनरल रूल क्या है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा, लेकिन ऐसा अगर सिचुएशन एग्जिस्ट करता है तो 2 राज्यों के लिए भी एक गवर्नर नियुक्त हो सकता है, या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही गवर्नर का नियुक्ति किया जा सकता है। यह है आर्टिकल 153। आगे बढ़िए, बात करते हैं 154 का। 154 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर जो है राज्य का, वो किसमें निहित होता है? तो एग्जीक्यूटिव पावर जो राज्य का है वो निहित होता है गवर्नर में, और गवर्नर इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं या तो खुद से या अपने नीचे के पदाधिकारी के द्वारा, दैट मींस बाय हिमसेल्फ और बाय ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। अब यहां पे आपको एक केस लॉ याद रखना है कि गवर्नर जो अपने कार्यपालिका शक्ति जो राज्य को लेके है, उस शक्ति को एक्सरसाइज दैट मींस इस्तेमाल करेगी तो खुद से करेगी या फिर अपने से नीचे के पदाधिकारी के द्वारा करेगी। तो अपने से नीचे के पदाधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसमें यह कहा गया था, जो केस है इंपेरियर वर्सेस शिवनाथ बनर्जी का। आप इसे राइट डाउन करो। इंपेरियर वर्सेस शिवनाथ बनर्जी के केस में कहा गया कि जो ऑफिसर सबऑर्डिनेट होंगे गवर्नर के, उसके अंतर्गत मिनिस्टर्स भी आएंगे, मंत्री भी शामिल हो सकता है। मतलब कि गवर्नर अपने कार्यपालिका शक्ति को, एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज कर सकता है खुद से भी, या फिर मिनिस्टर्स मंत्री के द्वारा भी कर सकता है। किस केस में कहा गया था? वो था इंपेरियर वर्सेस शिवनाथ बनर्जी। आर्टिकल 154 के साथ आपको एक और आर्टिकल इस आर्टिकल के साथ ही पढ़ लेना है, वो है आर्टिकल 162। 154 आर्टिकल के साथ 162 आर्टिकल को भी पढ़ लेना है। अब इस आर्टिकल में दैट मींस 162 आर्टिकल में बताया गया है एक्सटेंट के बारे में कि जो राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति है वो कहां तक है, उसका कितना विस्तृत रूप है, वो कहां तक एक्सटेंड करता है राज्य का कार्यपालिका शक्ति। तो आर्टिकल 162 कहता है कि राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति है, स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो हर उस मैटर पे एक्सटेंड करेगा या करता है जिस मैटर को लेके स्टेट लेजिस्लेचर एम्पावर्ड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक लॉ, और यू कैन से एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट। ये हो गया आर्टिकल 162। आगे बढ़ते हैं। आपको ये जो केस लॉ है ये याद रखना है, आप इसे राइट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़िए, बात करते हैं 155 का। आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 बताता है हमें गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में। तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? क्या गवर्नर का चुनाव होता है? तो गवर्नर को लेके कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, ना ही कोई इनडायरेक्ट चुनाव होता है। गवर्नर की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। दैट मीन्स गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड। ये आप याद रखो, 155 के अनुसार अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है गवर्नर का, और इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। आगे बढ़िए, बात करते हैं आर्टिकल 156। दोस्तों, अगर आपको बात समझ में आती है, आपको लेक्चर अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और आप मुझे कोई पर्सनल क्वेरी है आपको, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, फेसबुक पेज है आप उसमें भी फॉलो कर सकते हो, आप मुझे अब ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो फेसबुक का, इंस्टा का, ट्विटर का, सब का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको पार्लियामेंट से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, पार्लियामेंट पे जो प्रोविजंस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर आपने उस लेक्चर को मिस किया है तो आपको उन सभी वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आते हैं पॉइंट पे। 156 क्या कहता है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर के कार्यकाल के बारे में जानकारी देता है आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 कहता है कि गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। पहला क्लाउज जो है आर्टिकल 156 का, मतलब जो पद होगा गवर्नर का, गवर्नर अपने पद को ग्रहण करते हैं प्रेसिडेंट के स्वविवेक पे। कहने का अर्थात ये हुआ मतलब कि गवर्नर को उनके पद से कभी भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं गवर्नर को, प्रेसिडेंट जब चाहे तो गवर्नर को उनके पद से हटा दिया जाएगा बिना कोई कारण बताए हुए। ये इसका अर्थ यही हुआ, एट द प्लेजर। लेकिन आर्टिकल 156 की जो आगे के प्रोविजंस को अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में ये आएगा कि मान लो गवर्नर को उनके पद से प्रेसिडेंट ने अपने प्लेजर के पावर को यूज करके नहीं हटाया, तो गवर्नर के कार्यकाल की अवधि क्या होगी? तो गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होगी 5 वर्ष। अब ये 5 वर्ष कब से? तो जिस डेट को उसने पद ग्रहण किया है, दैट मींस व्हेन ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस, उस डेट से 5 वर्ष तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो वो अपने पद को त्याग सकते हैं, रेजिग्नेशन दे देंगे प्रेसिडेंट को इस संबंध में, और वो अपने पद से रिजाइन कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो बताया गया है आर्टिकल 156 में वो ये है कि अगर जब तक कोई सक्सेसर गवर्नर का कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका जो कार्यकाल का अवधि है 5 वर्ष वो पूरा हो चुका है, फिर भी गवर्नर अपने पद पे बने रहेंगे जब तक उनके पद का कोई सक्सेसर, कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता है। तो ये हो गया आर्टिकल 156 है, इतनी बातों की जानकारी। आगे बढ़िए, बात करते हैं आर्टिकल 157 पे। आर्टिकल 157 बताता है क्वालिफिकेशन के बारे में कि आखिर किन व्यक्ति को गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है, क्या योग्यता होना चाहिए। संविधान में क्या क्या योग्यता बताया गया है गवर्नर को लेके। तो 2 योग्यता के बारे में मूलतः बताता है आर्टिकल 157। पहला कि उनकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, दूसरा कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। 2 ही क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है गवर्नर के तौर पे नियुक्त होने के लिए आर्टिकल 157 के अनुसार। जब आप आर्टिकल 157 को पढ़ोगे तो उसके साथ साथ आपको 2 महत्वपूर्ण केस लॉ भी याद रखना है। वो 2 महत्वपूर्ण केस लॉ क्या है ये आप जानो और इसको तुरंत राइट डाउन करो। वो है पहला, हरगोविंद वर्सेस रघुकुल का केस। अब हरगोविंद वर्सेस रघुकुल के केस में क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने हरगोविंद वर्सेस रघुकुल के केस में कहा कि जो ऑफिस होता है गवर्नर का वो
केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले ऑफिस नहीं माने जाएंगे या नहीं होते हैं। अर्थात कि जो गवर्नर नियुक्त होते हैं, यस इट इज राइट दैट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो गवर्नर जो है वो कर्मचारी हो जाएंगे केंद्र सरकार की। ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गवर्नर जो है ये विधानमंडल के एक अंग है, स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है। ये आप नोट करो, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था, किस केस में कहा था, मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, हरगोविंद वर्सेस रघुकुल। बार बार रिपीट करने के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि आपके माइंड में बात सेट हो जाए। अब दूसरा केस जो आपको याद रखना है वो है बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया था कि केंद्र सरकार कहने का अर्थात हुआ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट वही करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो केंद्र सरकार गवर्नर को उनके पद से इस ग्राउंड पे हटा नहीं सकता है कि अब केंद्र सरकार को गवर्नर पे भरोसा नहीं रह गया है, या फिर गवर्नर के आइडियोलॉजी से, गवर्नर के पॉलिसी से जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो संतुष्ट नहीं है। तो ये ग्राउंड नहीं बनता है गवर्नर को उनके पद से हटाने का। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, किस केस में कहा था, वो है बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये इंपॉर्टेंट केस लॉ था, आर्टिकल 157 को लेके आपको इसे राइट डाउन कर लेना चाहिए। बात करते हैं आर्टिकल 158 का। आर्टिकल 158 में बताया गया है कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। गवर्नर के पद को ग्रहण करने से पहले ऐसे कुछ शर्त है, इनका जिक्र किया गया है आर्टिकल 158 में, उसको पूरा करना आवश्यक है। वो शर्त क्या है, तो पहला कि जिस भी व्यक्ति को गवर्नर के तौर पे नियुक्त किया जा रहा है, अगर वो व्यक्ति नियुक्ति के पहले तक पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का अगर सदस्य है या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी एक हाउस का सदस्य है, तो वो जैसे गवर्नर के तौर पे पद ग्रहण करेगा, उनका जो सदस्यता है पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस को लेके या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी एक हाउस को लेके वो समाप्त हो जाएगा। एक कंडीशन। दूसरा नंबर कंडीशन, गवर्नर के तौर पे जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा है वो ऐसा कोई पद ग्रहण नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति को गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है, दूसरा शर्त है कि वो ऐसा कोई पद को होल्ड नहीं करे जो प्रॉफिट देता है, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कैटेगरी में आता है वो ऑफिस। दैट मीन्स कि अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषित किया गया है, ना ही किसी अन्य लॉ में। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इसको मैंने सरलता से एलोबोरेटली डिफाइन किया है जब हम लोग पार्लियामेंट के टॉपिक पे चल रहे थे। अगर आपको समझना है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मींस व्हाट और कैसे तय होगा कि कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो आप उस एपिसोड को जो पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देखो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं करे वो व्यक्ति, तभी उन व्यक्ति का नियुक्ति होगा गवर्नर के तौर पे। इन दो शर्त को मूलतः पूरा करना आवश्यक है जिस व्यक्ति को गवर्नर के तौर पे नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 158 बताता है कि गवर्नर को अलायंसेस मिलेगा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक रेसिडेंस मिलेगा, और ये जो अलाउंसेस मिलेगा, जो मॉन्यूमेंट्स मिलेगा, जो रेसिडेंस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तय कौन करेगा, ये तय करेगी पार्लियामेंट बाय लॉ। और जब तक पार्लियामेंट तय नहीं कर देती है तब तक वो अलाउंस मिलेगा, वो मॉन्यूमेंट्स मिलेगा जो सेकंड शेड्यूल के द्वारा संविधान का निर्धारित किया गया है। अगर मान लीजिए तीसरा परिस्थिति जो बताता है आर्टिकल 158 कि अगर एक ही व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया गवर्नर के तौर पर 2 राज्य का या 2 से अधिक राज्यों के लिए, तो फिर उनका अलायंसेस, उनको मॉन्यूमेंट्स कितना मिलेगा।
तो उस अनुपात में मिलेगा अलाउंसेस डॉल्यूमेंट्स जो निर्धारित होगा प्रेसिडेंट के द्वारा बाय रूल। तो ये है आर्टिकल 158। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 159 का। 159 कहता है ओथ और एफर्मेशन बाय द गवर्नर। गवर्नर अपने पद को ग्रहण करेंगे, उसके पहले वो ओथ लेंगे, और वो ओथ लेंगे आर्टिकल 159 के अनुसार किनके समक्ष? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस राज्य में जो हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके समक्ष शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद ही वो अपने पद को ग्रहण करेंगे। अगर मान लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो उस हाई कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उनके समक्ष गवर्नर ओथ लेंगे, शपथ लेंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 और तब जाके ग्रहण करेंगे पद को। तो ये हो गया आर्टिकल 159। बात करें अगर आर्टिकल 160 का, तो 160 का भी महत्वपूर्ण है। 160 बताया गया है डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर्स फंक्शंस इन अदर कॉन्टिजेंसी, अर्थात कि अगर मान लीजिए गवर्नर बीमार पड़ गए या फिर गवर्नर का पद खाली हो गया, तो गवर्नर के काम को कौन करेगा? इसके साथ अगर आप आर्टिकल 70 को देखते हो, तो आर्टिकल 70 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है, तो आप जानते हो क्योंकि आर्टिकल 65, पहले आर्टिकल 65 को समझिए। आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट का कार्य संभालेगा वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब उस परिस्थिति के लिए आर्टिकल 70 को देखना है। आर्टिकल 70 कहता है ऐसे परिस्थिति में जब वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो प्रेसिडेंट के कार्य को संभालेगा चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो संभालेंगे। तो अदर कॉन्टिजेंसी पीरियड में कौन संभालेंगे, ये तो आर्टिकल 70 से समझ में आ जाता है प्रेसिडेंट को लेके। लेकिन जब आर्टिकल 160 को आप देखोगे तो आर्टिकल 160 में कहता है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो गया जब गवर्नर बीमार पड़ गए, गवर्नर मर गए अपने कार्यकाल को पूरा करने के पहले, तो ऐसे कंटिजेंसी में उनके कार्य को कौन संभालेगा? तो कहता है आर्टिकल 160 कि ऐसे परिस्थिति में गवर्नर के कार्य को वो संभालेगा जो तय होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। इस संबंध में प्रेसिडेंट रूल्स बनाएंगे और उस रूल्स के अकॉर्डिंग तय होगा कि ऐसे परिस्थिति में जब गवर्नर नहीं है तो गवर्नर के कार्य को कौन संभालेगा। मूलतः अगर आप बात करोगे तो गवर्नर के कार्य को इस परिस्थिति में संभालते हैं जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, या फिर जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के, वही संभालते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 160। बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 161 का। आर्टिकल 161 के अनुसार गवर्नर को पार्डनिंग का पावर है, गवर्नर को सेंटेंस को रिमिट करने का पावर है, गवर्नर को सेंटेंस के रिस्पेक्ट में कम्यूट करने का पावर है। तो ये सभी पावर्स क्या हैं ये समझते हैं। तो क्षमा दान का शक्ति अगर सिंपल भाषा में आप बोलोगे तो क्षमा का शक्ति अगर गवर्नर को मिला है तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार मिला है? अनुच्छेद 161। और वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट को मिला है अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 से। तो देखो आर्टिकल 161 के अनुसार गवर्नर को क्या क्या पावर है? तो सबसे पहला पावर है पार्डनिंग का, पार्डन कर देना। पार्डन का मतलब होता है कि जो भी सजा सुनाया गया है ऑफेंडर को, उन सभी सजा को खत्म कर देने के प्रक्रिया को ही कहते हैं पार्डन। दूसरा पावर है गवर्नर को आर्टिकल 161 के अनुसार कम्यूट का। कम्यूट के केस में क्या होता है कि ऑफेंडर को जो सजा सुनाया गया है उस सजा के नेचर को बदल देना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ऑफेंडर को रिगरस इंप्रिजनमेंट का सजा सुनाया गया है तो गवर्नर आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग उसके रिगरस इंप्रिजनमेंट को बदल देंगे सिंपल इंप्रिजनमेंट में। तो कम्यूटेशन के केस में क्या होता है? सेंटेंस के पनिशमेंट के नेचर को बदल दिया जाता है। और वही बात अगर हम करें रिमिशन का, तो रिमिशन में क्या होता है? सेंटेंस के नेचर को नहीं बदला जाता है, बस उसको घटा दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ऑफेंडर को सिंपल इंप्रिजनमेंट हुआ है 10 इयर्स का, तो उसके इस सिंपल इंप्रिजनमेंट को 10 इयर्स इंप्रिजनमेंट को 5 इयर्स इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा गवर्नर के द्वारा। और ये जिस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग होगा उसको कहेंगे हम लोग रिमिशन। जो चौथा पावर मिला है गवर्नर को आर्टिकल 161 के अनुसार वो है रिस्पाइट का पावर। रिस्पाइट का मतलब होता है कि गवर्नर चाहे तो
कुछ स्पेशल ओकेजन में ऑफेंडर को कम सजा सुना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लेते हैं ऑफेंडर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको जनरल केस के रिस्पेक्ट में सजा कम सुनाया जाएगा। ये है रिस्पाइट का पावर, गवर्नर का आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग। और जो पावर एक और मिला है आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग गवर्नर को, वो है रिप्राइव का पावर। रिप्राइव के केस में क्या होता है कि डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन पे टेम्पररी सस्पेंशन लग जाता है। तो डेथ सेंटेंस अगर किसी ऑफेंडर को सुनाया गया है तो उसके डेथ सेंटेंस पे जब टेम्पररी सस्पेंशन लगेगा तो वो जिस प्रक्रिया से लगेगा वो है रिप्राइव, और ये पावर गवर्नर को मिला ऐसा करने का आर्टिकल 161 के अनुसार। तो ये कुछ मूलतः पावर दी गई है मर्सी के तौर पे गवर्नर को आर्टिकल 161 के अनुसार, और वहीं प्रेसिडेंट को यही पावर मिला है आर्टिकल 72 के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 162 का। आर्टिकल 162 में बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल 162 पहले भी बताया था, मैं फिर बता देता हूं कि आर्टिकल 162 में बताया कि स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका एक्सटेंशन कहां तक है, वो कहां तक एक्सटेंड करता है, किन किन मैटर पे अप्लाई होगा या किन किन मैटर पे स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर होता है। तो आप जब आर्टिकल 162 को पढ़ोगे और इसके साथ आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट को देखोगे तो आर्टिकल 72 को पढ़ोगे तो आपको स्केड्यूल 7 को भी दिमाग में रखना है। स्केड्यूल 7 में बताया गया है 3 लिस्ट के बारे में, जो है यूनियन लिस्ट, जिस लिस्ट पे जो भी सब्जेक्ट मैटर है उस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को है, दैट मीन्स पार्लियामेंट को है। और एक है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट में जो कानून बनने का राइट है वो है स्टेट लेजिस्लेचर का, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे परिस्थिति है जब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है। वो बात की बात है, हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट में कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, पार्लियामेंट को भी है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी है। तो अब यहां पे समझो बात आर्टिकल 162 विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर और आर्टिकल 73 विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट क्या कहता है। ऑलरेडी मैंने बताया था, मैं फिर आपको बताता हूं, रिपीट कर देता हूं। आर्टिकल 162 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट का हर उस मैटर पे होगा जिस मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज्ड है कानून बनाने के लिए। तो ये है आर्टिकल 162। तो दोस्तों अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम, और इस लेक्चर के अनुसार आपका जो गवर्नर का पोर्शन था 152 से 162 तक वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अंततः मैं यही बोलूंगा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, बात समझ में आई, तो आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप मुझे जरूर फॉलो कीजिए फेसबुक पेज पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको इंस्टाग्राम का, ट्विटर का और फेसबुक पेज तीनों का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अब आप मुझे वहां फॉलो करो और मुझे आप अपना कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करो, मैं आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। आप किसी केस में फंस चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछो, मैं आपको वहां जरूर बताऊंगा। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हो और आप चाहते हो खुद आप कैसे स्टडी के अकॉर्डिंग जुडिशरी क्रैक कर सकते हो, तो जो भी समस्या है आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे फॉलो करो, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।